Very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching Pathshala and it's me, your educator Jyoti. आज हम बात करने वाले हैं कुछ मॉडल्स के बारे में और ये मॉडल जो होते हैं दैट इज इकोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। कम्युनिटी अगर हम कहते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, इसके बाद ही हमें ये मॉडल समझ में आएंगे। ऑल्दो ये मॉडल जो है डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए कि उनके अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी होती है वो किस बेसिस पे प्रोसीड होती है। लेकिन उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि कम्युनिटी वर्ड जो है वो अपने आप में क्या कहता है। ओके, तो सबसे पहले हम कम्युनिटी वर्ड को देखते हैं, उसके बाद हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो एक सबसे जो स्मॉल यूनिट होती है इकोलॉजी की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं दैट इज फॉर द इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इंडिविजुअल से मिलकर एक पॉपुलेशन बनता है। ठीक है, इंडिविजुअल से मिलकर पॉपुलेशन मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन से मिलकर कम्युनिटी बनती है। अब अगर हम डायग्रामेटिकली अगर समझना चाहें तो इंडिविजुअल को अगर हम सर्कल से दिखाते हैं, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल है, इसको हम हटा देते हैं। तो अकेला एक सर्कल दैट इज एक्टिंग एज अ इंडिविजुअल, एक अकेला पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अगर ऐसे ही बहुत से इंडिविजुअल्स को हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ले लिया, तो अब ये कहलाएगा पॉपुलेशन। ओके, सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल जो कि बिलोंग करते हैं सेम स्पीसीज से, उन्हें हम कहेंगे पॉपुलेशन। यानी अक्सर पॉपुलेशन जो होता है एक स्पीसीज का बना होता है, यानी कह लीजिए डॉग का पॉपुलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉग होंगे, कैट का पॉपुलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैट होंगे। लेकिन पॉपुलेशन जब हम वर्ड कहते हैं तो सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल की बात हो रही है, यानी एक से ज्यादा इंडिविजुअल वहां पे है। सिमिलरली अगर हम कोई और पॉपुलेशन बनाना, मान लीजिए दिस वाज द पॉपुलेशन ऑफ कैट, ठीक है, डॉग का पॉपुलेशन बनाना चाहे तो हम इस बेसिस पे, मतलब मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि पॉपुलेशन होता क्या है। ये पॉपुलेशन 1 हो गया, ये पॉपुलेशन 2 हो गया, ठीक है। तो एट अ टाइम पॉपुलेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ similar type of species, I mean to say collection of an individual from a same species at a particular given time is what the population। अब जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम बहुत से पॉपुलेशन को लेकर कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम सारा का सारा सर्कल को कलेक्ट कर ले, प्लस ट्रायंगल को कलेक्ट कर ले, प्लस अगर हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली अगर किसी चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ए को कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, प्लस बी को कलेक्ट कर लिया, इनको हम कहते हैं कम्युनिटी। यानी जो ऑर्गेनिजम्स सभी लोगों के साथ रह रहा है, यानी वो अपनी कम्युनिटी में रह रहा है। जैसे कि हो सकता है ये एनिमल होगा, ठीक है, हो सकता है ये प्लांट का पॉपुलेशन होगा, हो सकता है ये इंसेक्ट का पॉपुलेशन होगा, फाइन। सिमिलरली इसी टाइप से अलग अलग पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अक्सर अपने कम्युनिटी में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपने सारे जो सराउंडिंग के फैक्टर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी में एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट, ये सभी की सभी चीजें अपने इकोसिस्टम से, अलग अलग इकोसिस्टम है, ये सभी की सभी चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं कम्युनिटी। तो जब इसी कम्युनिटी की बात चली थी तो इस कम्युनिटी को लेके बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। एक जो सबसे पहले कम्युनिटी आई, या फिर आप कह सकते हो कम्युनिटी का जो कंसेप्ट लेकर आया गया, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक मॉडल। मेक श्योर हम बात कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज द मॉडल्स इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से इकोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट रखा। तो जो सबसे पहले मॉडल रखा गया कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए वो था ऑर्गेनिज्मिक मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है, इसको सबसे पहले कंसेप्ट जो देने का काम था वो किया था दैट इज द अमेरिकन बॉटनिस्ट फ्रेडरिक
क्लेमेंट्स ने। इन्होंने क्या कहा था, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था, जैसे कि हमारी बॉडी होती है, आपको पता है बॉडी में क्या होते हैं, सबसे स्मॉल यूनिट होती है दैट इज सेल। ओके, बहुत से सेल से मिलकर बनता है दैट इज दी टिश्यू। बहुत से टिश्यू को जब मिलते हैं तो ये बनता है ऑर्गन, राइट। ऑर्गन बहुत सारे मिलते हैं तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारा मिलता है तब जाकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है, राइट। तो इनका, ये जो अमेरिकन बॉटनिस्ट थे, इनका भी यही कहना था कि इकोलॉजी में भी चीजें ऐसे ही बनी हैं, यानी एक सिंपल स्टेप से, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनी। तो इन्होंने ये कहा कि जो दैट इज यहाँ पे मेंशन है, ही सजेस्टेड दैट इकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ कम्युनिटी, व्हाट फिजियोलॉजी वाज टू बी स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने इसी बेसिस पे कहा कि जिस तरीके से बॉडी को स्टडी करने के लिए टिश्यू लेवल से शुरू करना पड़ता है, टिश्यू लेवल से हम पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जाते हैं, सिमिलरली इकोलॉजी में भी जो कम्युनिटीज होती हैं वो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, मतलब ऐसे स्टडी की जाती हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, कम्युनिटी इकोलॉजी कंसीडर्ड अ कम्युनिटी टू बी इक्विवेलेंट टू द सुपर ऑर्गेनिजम्स in much the same way that the body of an animal is more than just a collection of organ। तो इसी बेसिस पे इन्होंने इसकी सिमिलैरिटी रखी कि जैसे हमारा बॉडी बना हुआ है, सिमिलरली इकोसिस्टम में जो कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है वो भी ऐसे ही बनी है, मतलब स्मॉल एंटिटी से कैलकुलेट होकर एक बिगर लेवल तक गई है। इन दिस व्यू term the organismic model, that is the individual, population and community have a relationship to each other that resemble the association found between the cell, tissue and organ। So as I told you, इन्होंने डायरेक्टली पूरा का पूरा सिमिलैरिटी रखा हमारी बॉडी के साथ, दैट इज कम्युनिटी का। एट लास्ट उन्होंने एक बहुत ही अलग सी बात कही, जिसको काफी जो अलग अलग इकोलॉजिस्ट इनके बाद जो आए उन्होंने इनकी बातों को डिसएग्री किया। इनके अकॉर्डिंग क्या था, Clemens was well aware that community sometimes changes in response to the physical disturbance, but he argued that these changes occur in the predictable way and that the original community always return। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे कि नॉर्मली देखिए इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वेरी ऑब्वियस उनमें फिजिकली जो डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि ऑल ऑफ सडन कोई भी नेचुरल एक आप बोल सकते हो डिजास्टर हो जाना या कुछ भी चेंजेस हो जाना जो कि प्रेडिक्टेबल उतना नहीं होता है, तो ये जो चेंजेस होती हैं वो क्या करती हैं, लाइक ये जो फिजिकल डिस्टर्बेंस है, क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस है, वो किसी भी एरिया में रह रहे किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। यानी ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाना या किसी ऑर्गेनिज्म का लाइक जो हैबिटेट होता है वो फ्रेगमेंट हो जाना, तो ये सब क्या है, ये सब एक डिस्टर्बेंस है, मतलब एक ऐसा कंडीशन जो कि एक ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में स्ट्रेस कंडीशन जनरेट कर सकता है। तो क्लेमेंस ने क्या कहा कि ये जो डिस्टर्बेंस होती हैं ये प्रेडिक्टेबल होती है, मतलब हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आने वाली हैं, और इसी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेबल है तो क्या होगा कि एक कम्युनिटी में अगर कुछ चेंजेस आते हैं और अगर वो चेंजेस आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज है, मतलब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो उनका ये कहना था कि वो जो कम्युनिटी में लॉस हुआ है वो लॉस वापस से लौट के आएगा, मतलब कंपनसेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी क्लेमेंस। सो इन दिस व्यू कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट स्पीसीज फ्यूल दीज चेंजेस। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो प्लांट स्पीसीज होती हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि ये जो डिस्टर्बेंस आ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑल ऑफ टोटल अगर हम एक समराइज करना चाहें कि ऑर्गेनिज्मिक मॉडल क्या कहता है, तो क्लेमेंस ने ये कहा था कि जैसे हमारी बॉडी का लाइक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है फ्रॉम सेल टू द ऑर्गन सिस्टम, सिमिलरली जो इकोलॉजी में ऑब्लिक इकोसिस्टम में जो दैट इज ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो भी इंडिविजुअल से लेके कम्युनिटी तक इस बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम अपनी पूरी बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे ऑर्गन सिस्टम की तरफ बढ़ती जाती है हमारी बॉडी वो कॉम्प्लेक्सिटी गेन करती जाती है। सिमिलरली इकोसिस्टम में भी जब इंडिविजुअल रहता है तो वो सिंपल रहता है, लेकिन जब वो कम्युनिटी की तरफ मूव ऑन करता है तो वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी गेन करता जाता है। लास्ट में इन्होंने ये कह दिया कि
जो इकोसिस्टम है, जो कम्युनिटी है, वो बहुत से फिजिकल डिस्टर्बेंस को फेस करती है और ये फिजिकल डिस्टर्बेंस प्रेडिक्टेबल है, यानी पहले से इनका अनुमान लगाया जा सकता है। एज वेल एज जो भी डिस्टर्बेंस होती है कम्युनिटी में वो वापस से कंपनसेट होगी। और इन डिस्टर्बेंस के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि प्लांट्स आपस में compete करते हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस देखा जाता है। तो ये था रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्मिक मॉडल कि इन्होंने क्या कहने की कोशिश की रिगार्डिंग द कम्युनिटी। इसके बाद एक और मॉडल आया जिसे हेनरी नाम के एक बॉटनिस्ट ने मतलब चैलेंज किया। ठीक है, ऑर्गेनिज्मिक मॉडल के बाद जो नेक्स्ट मॉडल प्रपोज किया गया वो था इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या किया गया, दैट इज हेनरी नाम के एक बॉटनिस्ट है जो कि 1926 की बात हो रही है। हेनरी नाम के बॉटनिस्ट ने क्लेमेंस का जो आइडिया था रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्मिक मॉडल उसे चैलेंज किया और इन्होंने क्या प्रपोज किया, दैट इज दिस करंट मॉडल जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो विच viewed a community as a assemblage of species coexisting primarily because of the similarity in their physiological requirement and tolerance. So according to Henry, उन्होंने ये कहा कि एक्चुअल में जो कम्युनिटी होती है, क्योंकि क्लेमेंस ये कह चुके थे कि कम्युनिटी जो भी होती है दैट इज हमने अभी जस्ट पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दैट इज हेनरी ने इनके पर्टिकुलर इनके जो प्रपोज किए हुए मॉडल थे उसको चैलेंज किया। इनके अकॉर्डिंग दैट इज हेनरी ने क्या कहा कि जो कम्युनिटी होती है वो स्पीसीज का पूरा कलेक्शन होती है जिसमें स्पीसीज को एग्जिस्ट करते हैं और वो इसलिए को एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज उनमें क्या होता है, फिजिकल जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो काफी ज्यादा सिमिलर होती है। तो एक तरह की रिक्वायरमेंट होने के कारण वो एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, वाइल एक्नॉलेजिंग that some assemblage of species were fairly uniform and stable over the given region. So Henry suggested that distinctly structured ecological community usually do not exist. तो उन्होंने ये कहा कि ये जो स्पीसीज का पूरा मतलब assemblage है यानी कलेक्शन है वो क्या है, that is maybe fairly uniform as well as stable रह सकता है in a particular region, मतलब कि बिना डिस्टर्बेंस का भी रह सकता है और काफी टाइम तक बिना डिस्टर्बेंस के भी वो रह सकता है। So according to him, मतलब अकॉर्डिंग टू द हेनरी, इन्होंने ये कहा कि जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है वो हम ये नहीं मान सकते हैं कि एकदम स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे, यानी जैसे बोलते हैं ना पहले से ही पता होगा कि वो कैसे ऑर्गेनाइज होगी, उस बेसिस पे इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इनका ये कहना था कि ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है सम असेंबलेज ऑफ स्पीसीज वेयर फेयरली यूनिफॉर्म एंड स्टेबल ओवर द गिवन रीजन, यानी मानते हैं कि कुछ स्पीसीज जो होती हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के काफी लंबे टाइम तक इकोसिस्टम में परसिस्ट कर सकती हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो स्पीसीज एक स्ट्रक्चरल इकोलॉजिकल कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वेरी ऑब्वियस देयर आर सो मेनी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट में हैं और जो कि एक स्पीसीज को अफेक्ट करेंगे। सो इंस्टेड स्पीसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली अलोंग अ इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। उन्होंने ये कहा कि जो स्पीसीज होती हैं वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं इन्वायरमेंट के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट ग्रेडियंट, यानी जो इन्वायरमेंट में अलग अलग चीजें हैं जो एक स्पीसीज को अफेक्ट करती हैं, तो जो स्पीसीज ज्यादा अफेक्टेड एरिया में है उस पर इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट का ज्यादा असर पड़ेगा, जो स्पीसीज लेस डिस्टर्ब्ड एरिया में है उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे बस रह रही हैं। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हाँ मतलब अगर एक बार स्टेबल है तो वो हमेशा के लिए स्टेबल रहेंगी, इस टाइप से चीजें यहाँ पे जो है प्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं। तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं अलोंग एंड दैट इज द इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। जैसा जैसे ग्रेडियंट चेंज, जैसे कभी कभी होता है ना किसी स्पीसीज में क्या होता है, मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस आया तो वो स्पीसीज उतना इफेक्ट नहीं होते, जबकि उसी के बगल वाली स्पीसीज ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। तो दैट इज व्हाट द इंडिपेंडेंसी, कि किसी पे ज्यादा असर पड़ता है, किसी पे कम पड़ता है, किसी पे पड़ता है नहीं, और किसी की तो पूरी पॉपुलेशन ही वहां से एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो इसलिए मेंशन किया था इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट पे ये बात जो होती है वो रखी जाती है कि किस पे कैसा असर पड़ रहा है। Viewed in this way, community do not necessarily have a sharp boundaries and association of a species are much less predictable and integrated than the Clemens organismic model. तो हेनरी ने यही कहा कि जो कम्युनिटी होती हैं उनमें शार्प बाउंड्रीज नहीं होती है। मतलब कि शार्प बाउंड्रीज का मतलब हो गया एक तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से एकदम क्लियर कट सेपरेट आउट है और वो दिख रही है, ठीक है। तो वो शार्प बाउंड्रीज मतलब कि जिसे कहा गया था ना कि
अगर कोई स्पीसीज डिस्टर्बेंस के कारण सफर हो रही है तो वो वापस मतलब कि वो हो जाएंगी, दैट इज कंपनसेट हो जाएंगी। तो दैट इज व्हाट द शार्प बाउंड्रीज, यानी पहले से पता है कि क्या होगा, यानी कोई चीज अगर इफेक्ट हुई है तो वो वापस से कंपनसेट होगी। तो उन्होंने ये कहा, दैट इज हेनरी ने अपने इंडिविजुअल मॉडल के थ्रू इनका ये कहना था कि जो स्पीसीज होती हैं वो लेस प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है, मतलब कि जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, पता नहीं है कि कब क्या होने वाला उस एरिया में। जबकि क्लेमेंट्स ने अपने ऑर्गेनिज्मिक मॉडल में ये कहा था कि प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि देयर इज लेस प्रेडिक्टेबल, ओके, प्रेडिक्टेबल नहीं है ज्यादा, और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने चैलेंज किया दैट इज क्लेमेंट्स ऑर्गेनिज्मिक मॉडल को। सो एट लास्ट अगर हम चाहें समराइज करना दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो क्लेमेंट्स का ये कहना था कि जो कम्युनिटी होती है वो हमारी बॉडी से एग्जैक्टली रिलेट करती है, जैसे कि हो गया सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। सिमिलरली जो कम्युनिटी होती है उसमें होता है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट जो क्लेमेंट्स थे उन्होंने ये कहा कि जो स्पीसीज प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में उन पे जो भी चेंजेस होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, कंपनसेट किया जा सकता है लॉस को, एज वेल एज जो कंपटीशन वहां पे क्रिएट होते हैं समहाउ प्लांट के इंटरेक्शन के कारण होते हैं। जबकि हेनरी ने अपने इंडिविजुअल मॉडल में ये कहा कि जो स्पीसीज होती हैं वो एग्जिस्ट ज्यादा देर तक एक साथ नहीं कर सकते, यानी स्पेशली स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर्ड बेसिस में मतलब जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, वो जितना पहले थी वो उतना ही अभी भी है। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अलोंग द इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट जो होते हैं इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उन पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी पे वो ज्यादा असर डाल सकता है, किसी पे कम डाल सकता है, एंड इट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। एक इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट किसी स्पीसीज पे कैसा इफेक्ट डालेगा इसका प्रेडिक्शन लगाना इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इन्होंने लास्ट में यही कहा था कि स्पीसीज जो चेंजेस होती हैं और उनका एसोसिएशन जो है इकोसिस्टम के साथ इट इज लेस प्रेडिक्टेबल, यानी प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता है कि कैसे इंटरेक्ट करेंगे, क्या उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, घटेगा या वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे काफी दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी, आप कह सकते हो कॉन्ट्राडिक्टरी कंसेप्ट था रिगार्डिंग दी हेनरीज मॉडल एज वेल एज दी क्लेमेंट्स मॉडल। तो इस बेसिस पे हमने दोनों मॉडल डील कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली एक और मॉडल है जो कि विटाकर ने दिया था, तो आई विल बी ट्राइंग कि उस मॉडल को भी मैं डिस्कस करूं, बट वो मॉडल थोड़ा सा लॉन्ग है बिकॉज उसमें 4 हाइपोथेसिस दिए गए थे। सो लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पर्टिकुलर मॉडल आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। ये कुछ नए इंफॉर्मेशन थे जो कि मैंने पहले बच्चों को नहीं दिए हैं, बट यस इस पे मैंने किसी किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे हैं। CSIR में अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया, बट देर इज अ हाई चांसेस की, और बाकी सारे एग्जाम में पूछा जाने लगा है, तो देर इज अ हाई चांसेस की हो सकता है CSIR भी इसको टारगेट कर ले। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बुक मालूम पड़ जाए जिसमें ये मॉडल दिया हुआ है, तो इट्स अ पीटर स्टीलिंग, आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये जो कंटेंट लिया है वो भी पीटर स्टीलिंग से ही लिया है। नेक्स्ट जो हम मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअलिटी। तो ये जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो मॉडल है, या फिर जो लाइक आप कह सकते हो कि इसको जो सबसे पहले प्रपोज किया था वो किया था दैट इज विटाकर ने, ओके। तो विटाकर के थ्रू ये प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअलिटी के बारे में बोला गया था, और बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इन्होंने हाईलाइट किया। और सबसे मज़ेदार बात क्या थी कि इन्होंने जब सारी चीज़ों को डिफाइन किया तो साथ साथ में जो भी फैक्ट्स दैट इज ऑर्गेनिज्मिक मॉडल के थे एंड इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल के थे उन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया, और उसके साथ साथ अपने भी कुछ एजम्पशंस रखे जिसके थ्रू इन्होंने इकोलॉजिकल कम्युनिटी में एक नए मॉडल को प्रपोज किया। मेक श्योर यहाँ पे कोई भी मॉडल जो है ऐसा नहीं है कि एक लेस रिकमेंडेड है और एक ज़्यादा रिकमेंडेड है। जब अलग अलग बेसिस पे जब इकोलॉजिस्ट स्टडी करते थे तो वो कुछ कुछ मॉडल्स को लेके आया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में जो आपके सिलेबस में या एग्ज़ाम में वही मॉडल पूछे जाएंगे जिनके बारे में आज सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, नहीं। आपके लिए जो एग्ज़ाम डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हर एक टाइप के मॉडल पूछे जाते हैं, चाहे पहले उसको पहले उसको माना गया हो और बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन पूछा हर एक टाइप का मॉडल जाता है। इसीलिए जो लेस एक्यूरेट था वो भी आपको समझाया जा रहा है, जो मोर एक्यूरेट है वो भी समझाया जा रहा है, ओके। सो ये है थर्ड टाइप का मॉडल, ऑब्लिक आप कह सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर मॉडल ने सब कुछ को, सारी जितने भी मॉडल पहले हमने स्टडी किए थे उन सबको एक साथ जो है कोलैबोरेशन में लेकर आ गया ये। सो विटाकर हु एसेट द प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअलिटी विच स्टेट दैट each species is distributed according to its physiological need, that most communities
intergrade continuously and that competition does not create distinct vegetational zone. तो इनके अकॉर्डिंग, लाइक दी विटाकर के अकॉर्डिंग, इन्होंने ये कहा कि जो स्पीसीज की इंडिविजुअलिटी है वो किस बेसिस पे हमें देखने को मिलेगी इन अ पर्टिकुलर वेजिटेशन जोन, इसके बारे में इन्होंने बातें कही. नेक्स्ट एग्जांपल के लिए इन्होंने क्या किया, दैट इज लेट्स कंसीडर एन इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट सच एज द मॉइस्चर ग्रेडियंट ऑन एन uninterrupted slope of mountain. Whitaker proposed that 4 hypotheses could explain the distribution pattern of plant animal on the gradient. तो विटाकर का ये कहना था कि जो इकोसिस्टम में ऑब्लिक इकोलॉजिकल बेसिस पे जो कम्युनिटी पाई जाती हैं उसको अफेक्ट करने वाले डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट होते हैं. ठीक है, ग्रेडियंट यानी अलग अलग टाइप के फैक्टर जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो स्पीसीज या एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है. तो इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक आप कह सकते हो कंसिडरेशन लिया जिसपे उन्होंने एक ऐसा एरिया लिया मेनली माउंटेन का जो कि अनइंटरप्टेड था यानी किसी के थ्रू डिस्टर्ब नहीं किया गया था और वहां पे एक फैक्टर लिया दैट इज द मॉइस्चर. ओके, मॉइस्चर को उन्होंने वहां पे एक फैक्टर लिया जिसके थ्रू वो अपने एजम्पशंस को देखते. तो मॉइस्चर का ग्रेडियंट यानी किसी एरिया में मॉइस्चर ज्यादा होगा, किसी एरिया में कम होगा. इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने 4 हाइपोथेसिस दिए, यानी जो भी वो बात कह रहे थे कि इंडिविजुअल का प्रेजेंट किसी एरिया में प्रेजेंट रहना या प्रेजेंट ना रहना ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट वहां पे कैसे प्रेजेंट है. इसी बात को इन्होंने प्रूव करने के लिए एक माउंटेन पर जो कि एक अनइंटरप्टेड एरिया था वहां पे मॉइस्चर ग्रेडियंट को लेकर अपने एजम्पशंस रखे और इसी के थ्रू इन्होंने 4 हाइपोथेसिस दिए. मेक श्योर हाइपोथेसिस वो सब चीजें होती हैं जिनके लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, यानी जिन्हें हम कहते हैं धारणाएं. ओके, बिलीव्स, इनके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है बट या दीज आर दी बिलीव्स, दीज आर दी एजम्पशंस कि हाँ ऐसा होगा अगर इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहे. तो यहाँ पे जो सबसे पहले 4 हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं. जो पहला हाइपोथेसिस था दैट इज विटाकर का, वो क्लेमेंस मॉडल से ही लिया गया था और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पुराने वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ जिससे मैंने ऑर्गेनिज्मिक मॉडल के बारे में पढ़ाया था, वो दिया गया था क्लेमेंस के थ्रू. तो विटाकर ने क्लेमेंस के मॉडल को भी अपने हाइपोथेसिस में इंक्लूड कर लिया और सबसे पहले जो पहला हाइपोथेसिस दिया उसके अकॉर्डिंग क्या कहना था, दैट इज competition causes sharp boundaries between the group of species and certain species group together. यानी कंपटीशन की वजह से जो स्पीसीज के ग्रुप होते हैं, मान लीजिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस टाइप के जो डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. कंपटीशन के कारण उन ग्रुप्स में बाउंड्रीज आती हैं, मतलब डिफरेंस आते हैं. ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप यहाँ है, ये सबसे बड़ा, मतलब ये एक पॉपुलेशन है. ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, लेकिन इनके बीच में बाउंड्री है, मतलब डिफरेंसेस हैं, यानी इनके बीच में क्या है, दैट इज ऐसी चीज जो कि इनको साथ में नहीं रहने देगी, जिससे हम कह रहे हैं बाउंड्री. और ये जो बाउंड्री आई है, ये जो बैरियर आया है वो किसके कारण आया है, वो आया है कॉम्पिटिशन के कारण. तो कॉम्पिटिशन की वजह से बिटवीन 2 ग्रुप्स यानी स्पीसीज के 2 ग्रुप्स के बीच में बाउंड्रीज बनती हैं और कुछ ग्रुप्स यानी कुछ स्पीसीज के ग्रुप एक साथ रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये अगर ले लिया जाए और ये अगर एरिया ले लिया जाए तो ये अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन इनमें कहीं कहीं पे ये दोनों तो अलग रह रहे हैं, राइट. लेकिन आप देख सकते हैं इसमें और इसमें इन सब में ओवरलैपिंग है, यानी जिन भी ग्रुप्स में ओवरलैपिंग है ये स्पीसीज के ग्रुप एक साथ रहते हैं, लेकिन जो अलग अलग आपको दिख रहे हैं स्लोप वो क्या है, वो अलग अलग रह रहे हैं. ठीक है, तो कंपटीशन के कारण जो स्पीसीज के ग्रुप होते हैं वो अलग रहते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप जो होते हैं साथ में भी रहना पसंद करते हैं. ये था पहला हाइपोथेसिस. ठीक है, सेकेंड हाइपोथेसिस क्या था, सेकेंड हाइपोथेसिस है दैट इज competition causes sharp boundaries between the species, different species do not group together. तो ये सेकेंड एजम्पशन था. पहले में हमने ये कहा कि कंपटीशन की वजह से स्पीसीज के ग्रुप्स में डिफरेंसेस आते हैं, बाउंड्रीज आती हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज के ग्रुप साथ में रहना पसंद करते हैं. लेकिन सेकेंड हाइपोथेसिस में साथ साथ में सेकेंड पॉसिबिलिटी भी बोली गई कि कंपटीशन के कारण बाउंड्रीज आते हैं स्पीसीज के ग्रुप में, लेकिन बहुत से ऐसी स्पीसीज के ग्रुप होते हैं जो कि साथ रहना पसंद नहीं करते हैं.
दैट इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत से स्पीसीज एक साथ भी रहते हैं इकोसिस्टम में और बहुत से स्पीसीज साथ में नहीं भी रहते हैं। तो इन्होंने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली। ओके, पहली पॉसिबिलिटी भी डिफाइन कर दिया, सेकेंड पॉसिबिलिटी भी डिफाइन कर दिया कि ठीक है कॉम्पिटिशन के कारण स्पीसीज के ग्रुप अलग अलग रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो कि डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप एक साथ रहें, वो अलग भी रह सकते हैं। तो पहले वाले में बोल दिया कि एक साथ भी रह सकते हैं, दूसरे वाले में बोल दिया अलग अलग भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एकदम एक आप कह सकते हो एक ओरिजिनल बेसिस पे सारी चीजों को एज्यूम करने की कोशिश की गई थी। जो थर्ड हाइपोथेसिस है उसमें क्या मेंशन है, कंपटीशन डज नॉट कॉज शार्प बाउंड्रीज, सर्टेन स्पीसीज ग्रुप टुगेदर ड्यू टू द फिजिकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको ना कहीं भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जिसपे कि आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक हो कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चार जो यहाँ पे एजम्पशंस लिए गए हैं, हाइपोथेसिस लिए गए हैं, यहाँ पे मोर और लेस सभी चीजों को कवर कर दिया है। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट में हमने सिर्फ इसी बात पे फोकस किया था कि कंपटीशन की वजह से बाउंड्रीज बन जाती हैं स्पीसीज के ग्रुप्स के बीच में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपटीशन की वजह से कोई भी शार्प बाउंड्रीज ना बने। स्पेशली ये स्टेटमेंट हमने कब देखा था, जब हमने हेनरीज का मॉडल देखा था, दैट इज दी इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल में देखा था कि हेनरी ने यही कहा था कि कंपटीशन की वजह से जरूरी नहीं है कि हर बार बाउंड्री बने। और यही बात देखिए थर्ड हाइपोथेसिस में विटाकर ने भी बोला कि कंपटीशन डज नॉट कॉज शार्प बाउंड्रीज, जरूरी नहीं है कंपटीशन की वजह से दो स्पीसीज के ग्रुप जो हैं हमेशा अलग ही रहें। लेकिन सेकेंड लाइन उन्होंने बहुत ज्यादा रियलिस्टिक कही। कौन सी लाइन, दैट इज सर्टेन स्पीसीज ग्रुप टुगेदर ड्यू टू द फिजिकल वेरिएबल्स। कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो एक साथ ग्रुप बनाती हैं क्योंकि उनके बीच में फिजिकल जो वेरिएबल्स है यानी जो इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट है वो सिमिलर होते हैं। ओके, सिमिलर होने की वजह से वो एक साथ रहती हैं, एक एरिया में रहती हैं। अब एक एरिया में रहेंगी तो वेरी ऑब्वियस इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट उन पे बराबर का पड़ेगा, जिसको कि हम मेनली कहते हैं, आप सिलेक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं, बट सिलेक्शन प्रेशर हम मेनली इवोल्यूशन के टर्म में यूज करते हैं, बट यहाँ पे भी उनका मतलब सेम ही है कि अगर एक ही एरिया में ऑर्गेनिज्म रहता है तो उस एरिया का जो भी दैट इज ग्रेडियंट होगा, चाहे टेम्परेचर बोल लीजिए, पीएच बोल लीजिए या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन बोल लीजिए, एक एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म पे सिमिलर टाइप का इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट इफेक्ट डालता है। ये था कौन सा, दैट इज द थर्ड एजम्पशन। फोर्थ एजम्पशन क्या है, फोर्थ एजम्पशन एग्जैक्टली वही एजम्पशन है जो कि हेनरी ने अपने मॉडल में कहा था, दैट इज द इंडिविजुअल मॉडल जो दिया था इन्होंने, उसके बेसिस पे कहा था। सो यहाँ पे क्या मेंशन है, कंपटीशन डज नॉट कॉज शार्प बाउंड्रीज, डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट ग्रुप टुगेदर ड्यू टू द फिजिकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सेकेंड पॉसिबिलिटी भी बोल दी गई कि कंपटीशन जो है कोई बाउंड्री नहीं बनाता है और डिफरेंट स्पीसीज जरूरी नहीं है हमेशा एक साथ ग्रुप बना के रहे। हो सकता है कि उनके बीच में जो फिजिकल वेरिएबल्स है वो एक्चुअल में डिफरेंट हो और उन स्पीसीज को वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एरिया में रखें, यानी उनको एक साथ एक जगह पे ग्रुप बनाकर ना रहने दें। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो पहला वाला जो हाइपोथेसिस था उसमें ये बोला कि यस कंपटीशन रहेगा और ग्रुप एक साथ भी रहेंगे। ठीक है, ये था, यानी कंपटीशन भी है और टुगेदरनेस भी है। सेकंड में बोला कंपटीशन रहेगा लेकिन जरूरी नहीं है स्पीसीज ग्रुप बनाकर रहें। ओके, यानी कंपटीशन रहेगा लेकिन टुगेदर नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। थर्ड वाले में क्या कहा कि कंपटीशन की वजह से जरूरी नहीं है कि बाउंड्री क्रिएट हो। ओके, कंपटीशन की वजह से जरूरी नहीं है कि बाउंड्री क्रिएट हो, लेकिन हाँ स्पीसीज एक साथ रह सकते हैं ड्यू टू दी फिजिकल वेरिएबल्स। फाइन, ये था थर्ड इनका हाइपोथेसिस। फोर्थ हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या कहा कि कंपटीशन रह सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो भी यहाँ क्या हो सकती हैं, दैट इज बाउंड्रीज यहाँ पे नहीं रहेंगी, कंपटीशन की वजह से बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्पीसीज एक साथ रहें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके बीच में फिजिकल वेरिएबल्स हैं। सो डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट ग्रुप टुगेदर ड्यू टू द फिजिकल वेरिएबल्स। तो कोई फिजिकल वेरिएबल्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक स्पीसीज है ए, ठीक है, ये एक स्पीसीज है बी, इसको भी कोल्ड टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकता है, ये भी कोल्ड टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को एक ऐसा कंडीशन मिल गया कि ये दोनों को एक साथ रख लेगा। तो ये वाले कहाँ पे चले आएंगे, ये वाले थर्ड वाले एरिया में चले आएंगे, थर्ड हाइपोथेसिस में इंक्लूड हो जाएंगे। मान लीजिए सिमिलरली
एक के पास यहाँ पे लाइक एबिलिटी है कि ये हाई वाटर एरिया में रह सकता है, लेकिन बी जो है वो लो वाटर एरिया में पसंद करता है रहना। तो क्या होगा, ये कभी भी फिर एक साथ अभी यहाँ पे नहीं रहेंगे। यानी जब वाटर वाला कंडीशन की बात होगी तो ये जो वाटर का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है ये ग्रेडियंट ऐसा होगा जो कि इनको एक साथ नहीं रखेगा। तो ये वाटर वाला कंडीशन कहाँ चला आएगा, फोर्थ वाले असम्पशंस में चला आएगा। और ये जो कोल्ड कंडीशन था वो किस में चला आया, दैट इज थर्ड वाले में चला आया। तो इसी बेसिस पे हर एक पॉसिबल हाइपोथेसिस दिया गया, और किसी भी एक हाइपोथेसिस को आप देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं हो कि हाँ एक के साथ आप एग्री हैं तो दूसरा वाला आपको, हो सकता है पहला वाला आपको डिसएग्री करेगा लेकिन नेक्स्ट वाला आपको एग्री कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया गया है कि इकोसिस्टम में जो स्पीसीज रहती हैं वो एक्चुअल में एक लाइक कम्युनिटी का पार्ट रहते हुए वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं और कैसे चीज़ों को लाइक आप कह सकते हो कि स्टेब्लिश करती हैं। ओके, तो इस बेसिस पे हमने देखा कि इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट और पॉपुलेशन के साइज में एज वेल एज इंट्रैक्शन में, कम्युनिटी के इंट्रैक्शन में कैसे कैसे डिफरेंसेस आते हैं। तो लास्ट का अगर हम चाहें कि विटाकर के ऑब्जर्वेशन को हम एक मतलब कैसे कंक्लूजन दे सकते हैं, सो विटाकर ऑब्जर्वेशन शोड दैट द कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज एट any one point in the environmental gradient was largely determined by the factors such as the temperature, water, light, pH and salt concentration. तो एट लास्ट विटाकर का यही कहना था कि किसी एक चीज के बेसिस पे हम स्पीसीज का प्रेजेंस, एब्सेंस, इंट्रैक्शन या फिर कोलैबोरेशन हम नहीं बता सकते हैं अनटिल और अनलेस हम कुछ फिजिकल फैक्टर को इंक्लूड करें। ठीक है, इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स, जैसे कि हो गया टेम्परेचर, वाटर, लाइट, पीएच, सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये हमें बताती हैं कि एक एरिया में ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, और वहाँ पे अगर ऑर्गेनिज्म है तो उनका कंपोजिशन कैसा होगा। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इन सारे फैक्टर्स को जो भी यहाँ मेंशन है अगर इसको नहीं टॉलरेट कर सकता या इनकी प्रेजेंस में खुद का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं कर सकता तो वो वहाँ पे ज़्यादा देर तक देखा नहीं जाएगा। तो इसके बेसिस पे विटाकर ने लाइक बहुत स्मार्टली जितने भी दो मॉडल पहले आए थे उनको भी इंक्लूड कर लिया, और इन्होंने अपना भी एजम्पशंस इसमें ऐड कर दिया। स्पेशली जो है थर्ड और फोर्थ वाला जो एजम्पशंस था ऑब्लिक हाइपोथेसिस था, इसमें इन्होंने अपने पॉइंट्स भी ऐड कर दिए, दैट वाज रिलेटेड टू द फिजिकल वेरिएबल्स ऑब्लिक, जिसे आप इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स भी कह सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये तीनों मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको लाइक बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में एक साथ लाइक नोट करके रख सकते हैं। ऑल्दो जो भी मेन पॉइंट था वही मेन पॉइंट से जब इनके बारे में पूछा जाएगा तो आप इजीली उनको समझ सकते हैं। ठीक है।